नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 का बुक है अपनी जो कृषि विज्ञान की, उसका चैप्टर नंबर 8 और जिस टॉपिक का नाम है पादप प्रवर्धन या प्लांट प्रोपोगेशन के नाम से। दोस्तों, पादप प्रवर्धन किसे कहते हैं, प्रवर्धन की कौन कौन सी विधियां हैं, प्रवर्धन कितनी प्रकार का होता है या प्रोपोगेशन कितनी प्रकार का होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसके साथ साथ में पादप प्रवर्धन क्यों जरूरी है तथा इसकी विधियां कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, पहला है इसमें देखिए प्रवर्धन की परिभाषा, देखिए डेफिनेशन क्या होगी। मतलब पौधों का गुणन करना या पौधों की संख्या में सतत वृद्धि या बढ़ोतरी करना पादप प्रवर्धन कहलाता है। मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्लांट, पौधों की संख्या का वृद्धि करना या गुणन करना क्या कहलाता है, पादप प्रवर्धन कहलाता है। पादप प्रवर्धन दोस्तों मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका सेक्सुअल प्रोपोगेशन और दूसरा होता है एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। इसका मतलब इसको बोलते हैं लैंगिक प्रवर्धन के नाम से, और ये होता है अलैंगिक प्रवर्धन, या इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वानस्पतिक प्रवर्धन के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। वानस्पतिक प्रवर्धन के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो दो प्रकार के प्रोपोगेशन होते हैं, जिसमें देखिए सेक्सुअल प्रोपोगेशन सबसे पहले, मतलब वह पौधा जो बीज के माध्यम से तैयार होता है उसे सेक्सुअल प्रोपोगेशन की श्रेणी में रखा गया है। जो बीज के माध्यम से तैयार होता है किसकी दृष्टि में इसमें रखा गया है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन में रखा गया है। और जो पौधे के कायिकीय भाग या वनस्पतिक भाग, चाहे से पौधे की जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पौधे की पत्ती हो, चाहे फूल हो, किसी के माध्यम से भी नए पौधे का निर्माण हो रहा है, उसे एसेक्सुअल प्रोपोगेशन या वानस्पतिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाम से जाना जाता है। इसे कायिकीय प्रवर्धन के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। जो बीज द्वारा पौधा तैयार होता है, इस पौधे को बीजू पौधा कहते हैं दोस्तों। बीज के द्वारा तैयार पौधे को बीजू पौधा कहते हैं। मतलब नर और मादा के निषेचन के पश्चात जब फल बनता है, फल से क्या बनते हैं दोस्तों, बीज बनते हैं। तो उसे जो पौधा नया तैयार होता है बीज से, उसे सेक्सुअल प्रोपोगेशन या लैंगिक प्रवर्धन के नाम से जाना जाता है। आगे अपन बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो बीज द्वारा प्रवर्धन की जहाँ तक बात करें अपन, तो इस प्रकार से अपन बीजों को भूमि के अंदर लगाते हैं और लगाने के पश्चात इस प्रकार से पौधे क्या हो रहे हैं, इनमें अंकुरित हो रहे हैं दोस्तों। ये क्या है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन या लैंगिक प्रवर्धन है। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी टिपिकल भी है ये समझने में थोड़ा सा, लेकिन आप अगर ध्यान लगा के समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपके समझ में आएगा। एक बार समझ में आने के बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे इस टॉपिक को। तो देखिए आगे इसके लाभ क्या क्या हैं। जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन या बीज द्वारा पौधे तैयार कर रहे हैं अपन, उसके लाभ क्या क्या हैं। तो पहला लाभ क्या है दोस्तों, कम खर्च व आसानी से पौधे तैयार हो जाते हैं। मतलब पहला ये है कि बीज के अंदर खर्चा कम आता है। बीज को एक बार भूमि में आपने लगाया और लगाने के बाद पौधा क्या तैयार हो जाता है, मतलब आसानी से, किसी प्रकार की एक्स्ट्रा तकनीकी ज्ञान की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा क्या है दोस्तों, बीजू पौधे विभिन्न जैविक व अजैविक जो तनाव होते हैं उनको सहन करने में क्या रहते हैं, ज्यादा सक्षम रहते हैं। मतलब जो पौधा आपने बीज द्वारा लगाया है वो पौधा बायोटिक व एबायोटिक स्ट्रेस, मतलब जैविक अजैविक तनाव, साथ साथ में आपको बताएं जैसे लू हो, पाला हो आदि को सहन करने की क्षमता में ज्यादा सक्षम रहते हैं बजाय वानस्पतिक प्रोपोगेशन के। तीसरी बात करें तो प्रसारण की, ये बहुत सबसे सरल विधि है तथा इसमें पौधे जो तैयार होते हैं वो दीर्घ आयु वाले पौधे तैयार होते हैं। मतलब बिल्कुल सिंपल विधि है, आसानी से बीज को आप में से कोई भी बो सकता है। साथ साथ में क्या है, दीर्घ आयु वाले पौधे हैं। मतलब ये वानस्पतिक प्रवर्धन के तौर पे इस जो बीज द्वारा अपन पौधे लगाते हैं उन पौधों की उम्र क्या होती है, ज्यादा होती है दोस्तों। बात करें आगे, प्रजनन कार्य या किस्म सुधार बीज द्वारा किया जा सकता है। कैसे, जैसे आपने एक पौधा लगाया बीज उसका, उसमें कुछ मात्रक पौधे के गुण आ सकते हैं,
कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण या वातावरण कंडीशन के कारण चेंज हो सकते हैं, तो इसमें नई वैरायटी बनने की दोस्तों संभावना रहती है। जबकि वानस्पतिक प्रवर्धन में नई वैरायटी बनने की किसी प्रकार की कोई समस्या मतलब किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं रहता है। आगे अपन बात करते हैं, कुछ फलदार वृक्षों में बहुभूणता पाई जाती है। ये बहुभूणता क्या होती है? पोलियोएम्ब्रिक, मतलब एक ही बीज में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? भ्रूण पाए जाते हैं। तो उसे 2 या 3 पौधे क्या हो जाते हैं? एक पौधे से तैयार हो जाते हैं। जैसा कि नींबू और जामुन, काफी बार मतलब टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आपके काफी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि नींबू और जामुन में क्या पाया जाता है? बहुभ्रूणता पाई जाती है। मतलब या क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, निम्नलिखित फलों में बहुभ्रूणता किस फल में पाई जाती है? तो नींबू और जामुन इसके आंसर है। इस कारण से क्या होता है? बीजू पौधे मातृ पौधे के समान गुणों वाले होते हैं तथा कुछ पौधों में वानस्पतिक प्रसारण नहीं होता या आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं होते, जैसे पपीता, फालसा और मैंगोस्टीन। मतलब इसका कहने का यह है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका प्रवर्धन वानस्पतिक विधियों से नहीं किया जा सकता, केवल उन पौधों का प्रवर्धन बीज के माध्यम से ही किया जा सकता है। उनके उदाहरण देखिए, पपीता है, फालसा है और मैंगोस्टीन है। इनका केवल और केवल एक कागजी जो नींबू होता है, कागजी नींबू, इनका प्रवर्धन केवल और केवल बीज के माध्यम से तैयार किया जा सकता है दोस्तों। अन्य किसी वानस्पतिक विधि के माध्यम से इनका प्रवर्धन या प्रसारण नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये थे क्या? सेक्सुअल प्रोपगेशन या लैंगिक प्रवर्धन के लाभ। अब लैंगिक प्रवर्धन से होने वाली हानियां कौन सी हैं दोस्तों? इनसे होने वाली हानियां देखो, इन पौधों में मातृ वृक्ष के समान गुण नहीं होते, अर्थात ट्रू टू टाइप पौधे प्राप्त नहीं होते। मतलब यह है कि ये पौधे अपने जनक के समान पैदा नहीं होते, जनक से कुछ भिन्न हो जाते हैं इनके गुण। मतलब सत्य पौधे इनसे प्राप्त नहीं किए जा सकते। ये इस विधि का क्या है? एक प्रकार सा दोष है। बीजू पौधे लंबी अवधि के बाद फलन देना प्रारंभ करते हैं। कैसे? इनमें क्या, जैसे बीजू पौधे को आपने देसी आम को लगाया, तो वो क्या देता है आपको? काफी लंबे समय से, मतलब 10 वर्ष तक भी फल देना स्टार्ट कर सकता है। वो 8 से 10 वर्ष बाद में फल देना स्टार्ट देगा। जबकि वानस्पतिक विधि से तैयार पौधा जल्दी ही फल देना क्या कर देता है? प्रारंभ कर देता है। पौधे की लंबाई आकार अधिक होने से प्रबंध व्यय अधिक होता है दोस्तों। कैसे? मतलब पौधे की लंबाई, जब बीजू पौधा होता है उसका आकार भी क्या होता है? बड़ा होता है। अब आकार बड़ा होगा तो 1 हेक्टेयर में पौधों की जो संख्या आनी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जबकि वानस्पतिक विधि में छोटे पौधे प्राप्त होते हैं और साथ साथ में इनकी जो कटाई छटाई करते हैं उसके ऊपर भी खर्चा अधिक आता है। तो ये इसकी क्या है दोस्तों? हानियां हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी? कि जो वानस्पतिक प्रवर्धन करते हैं अपन या अलैंगिक प्रवर्धन करते हैं, उन प्रवर्धनों के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। देखियो कैसे? वानस्पतिक प्रवर्धन, पहले तो वानस्पतिक प्रवर्धन के बारे में देखेंगे अपन। किसी भी वानस्पतिक भाग द्वारा, पौधे का कोई भी वानस्पतिक भाग हो, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे प्रकंद हो, चाहे घनकंद हो, चाहे सलकंद हो, उनके माध्यम से नया पौधा तैयार होना क्या कहलाता है? वानस्पतिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसा कि आपके सामने चित्र में दिया गया है, ये क्या है? अपना आलू, पोटैटो है। पोटैटो का प्रवर्धन किसके माध्यम से हो रहा है दोस्तों? ट्यूबर के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। जिससे इसके जो आईज होती हैं, आंख, इनको निकाला और निकाल के लगाया जाता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जो अपना अदरक है, दूसरे डायग्राम में इधर दे रखा है, इसका प्रवर्धन राइजोम के माध्यम से होता है। राइजोम जो ये पौधे में निकले हुए हैं, आपको चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। साथ साथ में जो स्वीट पोटैटो है, शकरकंद है, शकरकंद का प्रवर्धन किसके माध्यम से हो रहा है? रूट या जड़ के माध्यम से हो रहा है। जो प्याज है, इसका बल्ब के माध्यम से प्रवर्धन हो रहा है। कुछ ऐसे जैसे स्ट्रॉबेरी है तो उसका रनर्स के माध्यम से प्रवर्धन हो रहा है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका सकर्स के माध्यम से दोस्तों प्रवर्धन हो रहा है। तो अलग अलग मतलब पौधे के वानस्पतिक भागों द्वारा प्रवर्धन होना ही क्या कहलाता है? वानस्पतिक प्रसारण या वानस्पतिक प्रवर्धन के नाम से जाना जाता है। अब अपन बात करते हैं कि वानस्पतिक प्रवर्धन के लाभ क्या क्या हैं दोस्तों। तो वानस्पतिक प्रवर्धन के लाभ हैं, इसमें पौधे जो प्राप्त होते हैं अपने को, वो मात्र पौधे के समान गुणों वाले पौधे प्राप्त होते हैं, अर्थात ट्रू टू टाइप पौधे अपने को प्राप्त होते हैं। मतलब जैसे माता और पिता के गुण हैं, या जैसे जिस जनक से अपन ने या जिस पौधे से अपन ने टहनी काट के लगाई है या जड़ काट के लगाई है, उसके हूबहू वैसा ही पौधा अपने को दोस्तों
प्राप्त होता है तो इसे ट्रू टू टाइप प्लांट के नाम से जाना जाता है, सत्य पौधे के नाम से जाना जाता है। बाद की बात करें, फलन में जल्दी आते हैं, मतलब इनमें क्या होता है, इन फलन की जो प्रोसेस होती है वो जल्दी होती है, 1 से 2 वर्ष या 3 वर्ष में ये क्या कर देते हैं, फल देना प्रारंभ कर देते हैं। बीज रहित पौधे का प्रसारण किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, ऐसे कई पौधे होते हैं जिनमें बीज नहीं बनते, जैसे कि केला है, तो उन पौधों का प्रसारण मात्र इन विधियों के माध्यम से ही किया जा सकता है, दूसरी विधि के माध्यम से प्रसारण नहीं किया जा सकता। इस विधि द्वारा निम्न श्रेणी के पौधों को उच्च श्रेणी में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मान लो कैसे किया जा सकता है, टॉप वर्किंग के माध्यम से किया जा सकता है। कैसे, यह अपना आम का कोई पौधा है, पुराना पौधा है मान लीजिए दोस्तों, और पुराने पौधे ने क्या कर दिया, फलों उत्पादन देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो अपन क्या करेंगे, इस आम के पौधे की ऊपर से जो शाखाएं हैं उनको काट देंगे दोस्तों। किस प्रकार से काटेंगे, जैसे कि इस प्रकार से इन शाखाओं को अपन ने काट दिया, छोटे रूप से काट दिया, और इधर क्या करते हैं, नीचे जड़ों को भी एक खाई खोदते हैं चारों तरफ, और उस खाई से जड़ों को भी काट देते हैं दोस्तों, इस प्रकार से। और अब क्या करेंगे अपन, इसमें पोषक तत्व, खनिज लवण वगैरह इसमें डालेंगे, अच्छी प्रकार से खाद वगैरह डालेंगे, तो उसके माध्यम से क्या होगा, ये पौधा दोबारा फल देना क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। इसकी क्या कर दी अपन ने, टॉप वर्किंग कर दी दोस्तों। तो इसमें निम्न जो श्रेणी के पौधे होते हैं या जो पौधे पुराने हो चुके हैं उनका सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इन पौधों का आकार कम होने से अधिक पौधे, मतलब हाई डेंसिटी प्लांटिंग होती है, तथा प्रबंध उपाय क्या हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं। कैसे, इन पौधों का आकार कम होता है और क्या होती है इसमें हाई डेंसिटी का मतलब होता है प्रति जो एकड़ क्षेत्रफल होता है उसमें अधिक से अधिक पौधे लगना, या पर हेक्टेयर में पौधों की संख्या अधिक आना। मतलब जैसे अगर बड़े आकार होगा किसी पौधे का तो बड़े आकार में प्लांट की क्या होगी, ज्यादा प्लांट नहीं आ पाएंगे, और अगर पौधे का जैसे छोटा आकार होगा तो उसमें अधिक से अधिक पौधे आ सकते हैं दोस्तों, एक क्षेत्रफल में, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के अंदर। तथा साथ साथ में जो प्रबंध संबंधित उपाय, मतलब इनका मैनेजमेंट करना, चाहे सदाई, निराई, गुड़ाई आदि क्या करना रहता है, सरल रहता है। तो इस विधि के ये क्या थे दोस्तों, लाभ थे। आगे देखते हैं अपन इसकी हानियां। ये बीजू पौधे की तुलना में कम आयु वाले होते हैं। मतलब क्या होता है, जो बीज द्वारा अपन ने पौधा तैयार किया था वो पौधा तो क्या अधिक आयु वाला पौधा प्राप्त होगा अपने को, उसकी उम्र क्या रहेगी दोस्तों, ज्यादा रहेगी, जबकि इन पौधों की उम्र क्या रहती है, कम रहती है। आगे देखिए, प्रजनन द्वारा फसल व किस्म सुधार संभव नहीं है। देखिए दोस्तों, आप बीज के माध्यम से ही नई किस्में पैदा कर सकते हैं। जो वानस्पतिक विधियां हैं या ब्रीडिंग है, इनके माध्यम से आप इनकी नई किस्मों की पैदावार संभव नहीं है, नई किस्में आप नहीं बना सकते। जैविक व अजैविक तनाव सहन करने की इनकी क्षमता क्या होती है, कम होती है बीजू पौधे की तुलना में। ये पाला, सर्दी, लू आदि मतलब ये सहन नहीं कर पाते हैं पौधे, जबकि बीजू पौधे की स्ट्रेस सहन करने की क्षमता क्या होती है दोस्तों, अधिक होती है। एक तरीके से आप मान लीजिए कि ये देसी पौधा है और वो क्या है, एक प्रकार से संकर पौधे हैं। मतलब बीजू पौधे जो होते हैं वो देसी टाइप के हो गए, और जो मतलब ये जो वानस्पतिक विधियों के माध्यम से अपन पौधे तैयार कर रहे हैं वो क्या हो गए दोस्तों, संकर पौधे हो गए। आगे अपन बात करते हैं वानस्पतिक प्रसारण के प्रकार, जो वेजिटेटिव पोर्शन थे उसके प्रकार। देखिए भाई, बीज वाला जो पौधा है वो तो सिर्फ एक ही प्रकार है उसका, तो कि बीज के माध्यम से जो पौधा लगा दिया उसे क्या कह दिया, बीजू पौधे की श्रेणी में रख दिया दोस्तों। लेकिन वानस्पतिक प्रसारण के जो ऑपरेशन मेथड्स हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं दोस्तों। जैसे आप कलम या कटिंग के माध्यम से प्रोपोगेशन कर सकते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के हैं कलम या कटिंग के अंदर भी। पहली विधि देखो कौन सी, अपनी वानस्पतिक प्रसारण के प्रकार। अब वानस्पतिक प्रसारण के प्रकार अलग अलग हैं, जैसा कि मैं आपको बताऊं, कलम के माध्यम से आप पौधा तैयार कर सकते हैं, जिसे कटिंग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। दूसरा क्या है, बडिंग या कलिकाइन के माध्यम से आप पौधा तैयार कर सकते हैं। तीसरा, ग्राफ्टिंग या उपरोपण के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। उत्तक संवर्धन के माध्यम से आप पौधा तैयार कर सकते हैं। इसके साथ में एयर लेयरिंग, दाब, हवाई दाब आदि के माध्यम से पौधे तैयार कर सकते हैं। ये क्या है दोस्तों, इसकी
विधियां हैं अलग अलग। अब अपन इसमें पहले पढ़ेंगे कलम या कटिंग के बारे में दोस्तों। तो कलम या कटिंग क्या होती है दोस्तों? कलम या कटिंग अलग अलग प्रकार की होती हैं। जड़ भी कलम भी हो सकती है, पर्ण कलम भी हो सकती है और तना कलम भी हो सकती है। मतलब पौधे का वह भाग, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती है, अपन निकाल लेते हैं, उससे नया पौधा अगर तैयार कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं अपन? कलम या कटिंग के नाम से जाना जाता है। तो पहले बात करते हैं अपन जड़ कलम की, उसके बाद में बात करते हैं किसकी? पर्ण कलम की, और बात करते हैं उसके बाद तना कलम की। मतलब किसी पौधे की जड़ निकाल के उसको काट के और नई जगह प्रत्यारोपित कर दिया और उससे नया पौधा बन गया, उसे रूट कटिंग या जड़ कलम के नाम से जानेंगे। पर्ण कलम मतलब पत्तियों को, पत्तियों में क्या होता है, साइड पार्श्व से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं और उन अपस्थानिक कलिकाओं से एक नए पौधे का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? पर्ण कलम या लीफ कटिंग के नाम से जाना जाता है। तना कलम मतलब पौधे की किसी भी शाखा को आप, जैसे अंगुली के आकार की शाखा लगभग, और उसको काट के टुकड़े को और लगाते हैं और उससे नया पौधा लग जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तना कलम के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसमें पहला है अपना जड़ कलम दोस्तों। जड़ कलम में देखिए इस प्रकार से पौधे की किसी भी जड़ को आपने काटा और निकाल लिया। ज़्यादातर ये जड़ कलम का प्रोसेस आपको किस में करना होता है? सेब, आड़ू, लीची और अमरूद में करना होता है। सेब, आड़ू और लीची तथा अमरूद में किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे अपन? 0.5 से 1 सेंटीमीटर मोटाई की, 0.5 से 1 सेंटीमीटर मोटाई की क्या करेंगे? अपने एक जड़ सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए ये सेब का पौधा है। किसका पौधा है? सेब का। तो आपने एक जड़ सेलेक्ट कर ली, इस जड़ को आपने काट लिया। काटने के बाद इसको रेत या मोटी बजरी में क्या इस प्रकार से लगा देते हैं दोस्तों। तो इसके पार्श्व से जो कलिका होती है उनमें से नई शाखाओं का क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। ये एक नए स्वतंत्र पौधे के रूप में इसको लगाया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं क्या क्या? सेब, आड़ू, लीची और अमरूद को इस विधि के माध्यम से प्रोपोगेट किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन दोस्तों दूसरी विधि की, पर्ण कलम की। मैंने बताया था कि पत्तियों की पार्श्व शाखा से अपस्थानिक कलिकाएं दोस्तों निकलती हैं। अपस्थानिक कली अपन क्या करते हैं? पत्ती के छोटे छोटे टुकड़े करके इस प्रकार से रेत या बजरी के अंदर अपन लगा देते हैं। इन अपस्थानिक कलिकाओं से नए पौधे का निर्माण होता है। इस प्रकार से इनमें जड़ें विकसित हो जाती हैं। देखिए हो गई जड़ें विकसित। इस प्रकार से ये ज्यादातर ब्रायोफाइलम और बिग्नोनिया जैसा जो प्लांट होता है उसमें कार्य किया जाता है दोस्तों। मतलब पत्ती के माध्यम से नया पौधा तैयार हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे की तरफ तना कलम की। तना कलम कुछ इस प्रकार के, मतलब तने से जो डंठल निकलते हैं या शाखाएं निकलती हैं वो लगाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये तना कलम की क्या है? पहचान है। मुख्य रूप से तना कलम आप देख सकते हैं, जैसे ये तना कलम आपने सेलेक्ट की है, मतलब पौधे से एक ब्राउन कलर की जिसके अंदर अच्छा भोज्य पदार्थ हो, ऐसी शाखा का आपको सिलेक्शन करना है। ऊपर वाला भाग देखिए दोस्तों, इसमें तिरछा कटा हुआ है। ये तिरछा क्यों काटते हैं? हर कलम का ऊपर वाला भाग तिरछा कटा हुआ है। ये तिरछा दोस्तों इसलिए काटते हैं कि ऊपर से किसी प्रकार की कोई पानी की बूंद गिरे तो इसके ऊपर ठहरे ना और इसको गलाने की कोशिश ना करें दोस्तों। इसके बाद में जो इस कलम को अपन लगाते हैं वो 45 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है, मतलब तिरछा लगाया जाता है। सभी कलमों को देख रखा होगा आप लोगों ने, तिरछी लग रखी है। तो इसको 45 डिग्री के एंगल पे हमेशा लगाते हैं। रेत या मोटी बालू बजरी में लगाते हैं। कलम सेलेक्ट करते समय आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इस कलम के अंदर 2 से 3 कलिकाएं मौजूद होनी चाहिए। अब कलिका का क्या होती है? जो कलिका मतलब यहाँ से जो नई शाखा का निर्माण हो रहा है इस गांठ वाली से, इसे कलिका के नाम से दोस्तों जाना जाता है। तो ये हो गई तना कलम। तना कलम मुख्य रूप से दोस्तों 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? कठोर कास्टी कलम, मतलब हार्ड वुड कटिंग के नाम से इसको दोस्तों जाना जाता है। दूसरी क्या होती है? मध्यम कठोर कास्टी कलम, सेमी हार्ड वुड कटिंग के नाम से जाना जाता है। मुलायम या कोमल कास्टी, इसको सॉफ्टवुड कटिंग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। साकीय या हर्बेसियस कटिंग, साकीय या हर्बेसियस कटिंग। अब इनके देखो इनमें अंतर क्या क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात करते हैं अपन कास्टी कलम की या कास्टी जो हार्डवुड नेचर की है। इसमें मतलब पुरानी 1 वर्ष पुरानी शाखा होती है लगभग, और इस शाखा के अंदर क्या, जब तोड़ते हैं तो कट की आवाज आती है, मतलब इसके अंदर हार्ड नेचर पाया जाता है, कास्टियानेस पाई जाती है। मध्यम कटर वाली को आप जब मोड़ोगे तो आसानी से क्या सरलता से मुड़ जाएगी। मुलायम वाली जो थी उसको और भी क्या होती है वो सॉफ्ट होती है। और साक ये तो बिल्कुल क्या होती है,
जैसे छोटे पौधे होते हैं उनके बराबर होती है एक प्रकार से, तो इसको हर्बेसियस कटिंग के नाम से जाना जाता है। अब अपन इनमें से 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे कि कठोर काष्ठ कलम क्या होती है। तो इसमें देखिए पहले कठोर काष्ठ कलम की आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों, ये कठोर काष्ठ कलम है। और मान लीजिए ये अपन ने प्रयोग किया है अंगूर के अंदर। किसमें प्रयोग किया है दोस्तों? अंगूर के अंदर। इसका मोस्ट एग्जाम्पल है अंगूर, ग्रेप्स इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो इसमें अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर एक, मतलब कोई पेड़ है उससे 2 सेंटीमीटर एक शाखा का आपने क्या कर लिया, सिलेक्शन कर लिया, जिसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 2 सेंटीमीटर की मोटाई होनी चाहिए, तथा इसकी लंबाई 15 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। औसतन कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 15 से 25 सेंटीमीटर इसकी औसतन क्या होनी चाहिए, लंबाई होनी चाहिए। और अगर एग्जैक्ट की बात करें तो 22.5 सेंटीमीटर इसकी क्या होनी चाहिए, लंबाई होनी चाहिए। तथा इसको अपन काट लेते हैं, ऊपर वाला सिरा जैसे मैंने बताया कि तिरछा काटते हैं, और नीचे वाला सिरा क्या काटते हैं अपन, गोल रूप में काट लेते हैं। इसके बाद में जो इनकी जो ये साथ में बड दे रखी हैं, इनमें 3 से 4 बड की संख्या होनी चाहिए, कलिका की संख्या होनी चाहिए। इनसे नई शाखाओं का निर्माण होता है दोस्तों। नई शाखाओं का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर भोजन ऑलरेडी पाया जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पहले से रहती है शाखा के अंदर। क्योंकि अपन अगर इस पेड़ से काट के लाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट तो इसमें रहेगा ही रहेगा। तो साथ साथ में क्या, इसमें पत्तियां निकल जाएंगी। तो पत्तियां निकलेंगी तो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना प्रारंभ करेंगी, तो इसको खनिज लवण और जल की आवश्यकता बिल्कुल रहेगी। तो उसके नीचे नीचे जड़ें होना जरूरी है। तो आप क्या देखेंगे, 40 से 45 दिन के अंदर इन पौधों में पूर्ण रूप से क्या जड़ें विकसित हो जाती हैं, तथा 60 से 70 दिन पर ये लगाने लायक हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप अंगूर में जो बेल होती है उसकी छोटी छोटी कटिंगों को, जिसकी लंबाई 22.5 सेंटीमीटर लगभग और मोटाई 2 सेंटीमीटर औसतन, इसमें काट के आप लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया आपके कठोर काष्ठ कलम। नेक्स्ट की बात करते हैं मुलायम या मध्यम कठोर काष्ठ कलम, सेमी हार्डवुड कटिंग। लगभग आप क्या करोगे, 6 से 9 माह पुरानी शाखा का सिलेक्शन करेंगे पौधे पर। और कौन से पौधे, या तो आप अंगनार ले सकते हैं, या अंजीर ले सकते हैं, या लेमन, नाशपाती आदि पौधों में किया जा सकता है। और इस प्रकार की आप कटिंग काट लेंगे और उनको अच्छी प्रकार से प्रत्यारोपित कर देंगे। इनकी लंबाई वही क्या आपको 15 से 25 सेंटीमीटर के आसपास रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आगे की तरफ, मुलायम या कोमल काष्ठ कलम। जो पौधे आसानी से मुड़ जाते हैं, जिनकी मुलायम जो नई प्रो वाली वर्दी वाले होती हैं, मतलब लगभग 6 माह पुरानी शाखाएं होती हैं, ज़्यादा न हार्ड होती हैं, न ज़्यादा कठोर होती हैं, न ज़्यादा मुलायम होती हैं मान लीजिए, तो ऐसी शाखाओं का आप क्या करना है, सिलेक्शन करना है। स्केटियर नामक यंत्र की सहायता से कलम को आपको काट लेना है। लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर इनकी क्या होती है दोस्तों, लंबाई लेनी पड़ेगी आपको। 5 से 10 सेंटीमीटर आपको लंबाई। ये ज़्यादातर कोलियस व चमेली जैसे पौधों को प्रवर्धन करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि मुलायम कोमल काष्ठ कलम या सॉफ्ट हार्डवुड कटिंग के माध्यम से किसका प्रवर्धन किया जा सकता है। तो सॉफ्टवुड के माध्यम से किसका किया जा सकता है दोस्तों, चमेली का किया जा सकता है और कोलियस का किया जा सकता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन साकी कलम की। साकी कलम बिल्कुल सॉफ्ट पौधा। साकी कलम इस प्रकार से कुछ पौधे जैसे कि आपको लेने हैं, और छोटे छोटे पौधों की ऊपर वाले इस भाग को आप काट सकते हैं और इनका प्रवर्धन किया जा सकता है। ये बिल्कुल साकी पौधे होते हैं, और ज्यादातर इसमें देखो 7 से 15 सेंटीमीटर लगभग आपको क्या करना है, लंबाई ले सकते हैं इस कलम की। कार्नेशन, कोलियस और गुलदाउदी, कार्नेशन, कोलियस और गुलदाउदी जैसे पौधों का प्रवर्धन करने के लिए इस विधि का दोस्तों प्रयोग किया जाता है, और ये विधि काफी अच्छी विधि है। तो इस प्रकार से आपने तना कलम के प्रकार पढ़े चारों में पहला था हार्डवुड, फिर सेमी हार्डवुड, फिर क्या था सॉफ्टवुड, और फिर क्या था हर्बेसियस कटिंग के नाम से इसको दोस्तों जाना जाता है। साकी कलम के नाम से इनको जाना जाता है। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। आगे अपन दोस्तों बात करते हैं दाब की, मतलब इसको कहते हैं लेयरिंग के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। अलग अलग प्रकार की दाब होती है। तो पहले तो दाब किसे कहते हैं, मतलब किसी पौधे की शाखा को बिना उसके पृथक या अलग किए ही उसमें कृत्रिम रूप से जड़ें उत्पन्न करना क्या कहलाता है, दाब या दाब कलम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि साधारण दाब होती है, शीर्ष दाब या टिप लेयरिंग के नाम से जाना जाता है, सर्पाकार दाब या कंपाउंड लेयरिंग या मिक्स लेयरिंग के नाम से भी इसको दोस्तों जाना जाता है,
ट्रेंच लेयरिंग या खाई दाब के नाम से इसको जाना जाता है। माउंट लेयरिंग या ढेरी दाब के नाम से इसको दोस्तों जाना जाता है। अलग अलग प्रकार के अपने दाब हैं, तो इसमें अपन 1 बाई 1 करके एक एक दाब के बारे में या एक एक लेयरिंग के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में एक है हवाई दाब या एयर लेयरिंग के नाम से जिसको जाना जाता है दोस्तों। तो पहला दाब है अपना साधारण दाब। साधारण दाब देखिए क्या करते हैं अपन, 9 से 12 माह पुरानी किसी भी सांकुर डाली का अपन ने क्या कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं। किसी भी पौधे की डाली का चयन कर लेते हैं। जैसे इस पौधे में आपने एक डाली का इसका चयन कर लिया, क्या करते हैं अपन 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर आका मतलब यहाँ से इसका छिलका चारों तरफ से क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं दोस्तों। और तथा इस सिरे को अपन ने क्या कर देते हैं, पकड़ के और जमीन में दबा देते हैं। इस प्रकार से 45 दिन बाद में लगभग आप देखेंगे तो इस सिरे से क्या होंगी दोस्तों, जड़ें फूटना प्रारंभ होंगी। जड़ें जब फूटकर अच्छे से फैल जाएंगी तो उसके बाद में इस शाखा को आप यहाँ से काट के और अलग नए स्वतंत्र पौधे के रूप में लगा सकते हैं। ये हो गई आपकी साधारण दाब। अब ये होता कैसे है इनमें, इस चीज को समझने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि मेन चीज यही है। देखिए ये मान लीजिए कोई पौधा है, ये कोई प्लांट है दोस्तों, ये प्लांट का मध्य वाला भाग है, ठीक है। और ये पौधे का बाह्य भाग या आउटर स्किन जिसको बोलते हैं, मतलब एक तरीके से ये छाल है जो दिखाई दे रही है आपको। नीचे यहां से ये धरातल की मान लीजिए सतह है, और सतह से क्या हो रही है, जड़ें निकल रही हैं। जड़ों से मूल रोम निकल रहे हैं, जिसको रूट हेयर के नाम से दोस्तों जाना जाता है। और ऊपर की तरफ अपने यहां दोस्तों इस प्रकार से क्या पौधे के अलग अलग प्रकार की शिराएं इसमें निकल रही हैं। ये शिराएं निकल रही हैं और इन शिराओं से पार्श्व शाखा, पार्श्व शाखाओं से क्या दोस्तों, पत्तियां क्या है, निकली हुई हैं। इस प्रकार से ये क्या निकली हुई है, मान लीजिए पत्तियां निकली हुई है, ठीक है जी। ये दोस्तों अपना प्लांट है कोई भी। अब देखिए इस प्लांट के अंदर क्या क्या मौजूद है। प्लांट के अंदर नीचे वाला, सबसे नीचे वाला भाग जो ये तंतुनुमा संरचना है, इसको मूल रोम के नाम से दोस्तों जाना जाता है। इसको रूट हेयर के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके बाद में बात आती है कौन, रूट्स आ जाती है, मतलब बात हो गई यहाँ पर जड़ की। जड़ के बाद में ये आता है दोस्तों तना। और तने के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। अंदर वाली जो गुली वाला भाग है इसे जाइलम के नाम से जाना जाता है, और जो बाहर वाली आउटर स्किन दिख रही है इसको फ्लोएम के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ये शाखाएं हैं जो आपको दिखा रही, शाखाओं पे क्या लगी हुई है, पत्तियां दोस्तों लगी हुई है। पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पाया जाता है। अब देखो होगा क्या, रसारोहण दाब के तहत, कौन से दाब, रसारोहण, असेंट ऑफ सेप, रस का आरोहण मतलब नीचे से ऊपर की ओर, जल, खनिज लवण तथा पोषक तत्व अन्य ये क्या करते हैं, मूल रोम अवशोषित करते हैं, इनको चूसने का कार्य करते हैं और उपलब्ध करवाते हैं जड़ों को। जड़ें क्या करती हैं, ये जाइलम से होते हुए, कहाँ से होते हुए, जाइलम से होते हुए कहाँ तक पहुंचाती हैं, इसको पत्तियों तक पहुंचाती हैं। पत्तियां क्या करेंगी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान क्लोरोफिल की उपस्थिति में यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का दोस्तों निर्माण करेंगी। किसका निर्माण करेगी, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करेंगी। और कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते समय क्या करेंगी, आगे ये कार्बोहाइड्रेट अपने पास भंडारित तो रखती नहीं है और वापस फ्लोएम के माध्यम से, किसके माध्यम से, फ्लोएम मतलब पौधे की छाल के माध्यम से इसको नीचे बेचती है, कहां पर, तने में। और तना खा पी के इस भोजन को और मोटा हो जाता है। मतलब पौधे का सबसे स्ट्रॉन्ग भाग कौन सा है, तना है दोस्तों। तो तने में ये भोजन क्या हो जाता है, भंडारित हो जाता है। अब ये मान लीजिए कि किसी पौधे ने भोजन बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया, और उसके वापस लाने का रास्ता, तने में भंडारित करने का रास्ता फ्लोएम है। फ्लोएम मतलब पौधे की छाल है, पौधे की क्या है दोस्तों, छाल है। अगर इस छाल को ही अपन ने यहाँ से ब्रेक कर दिया या कट कर दिया, मान लीजिए गोलाई में से यहाँ से
कट कर दिया, तो क्या भोजन नीचे आ पाएगा? नहीं, भोजन दोस्तों नीचे नहीं आ पाएगा। तो अपन यही करते हैं, इसमें क्या करेंगे, आपको करना क्या है, यहाँ से कट लगा देते हैं जिस भी शाखा का भोजन रोकना हो तो आगे वाले की तरफ क्या भोजन ज्यादा भंडारित हो जाता है। और अपन जब इसको मिट्टी या गोबर तथा मोश घास आदि के संपर्क में लाकर लगा देते हैं तो यहाँ पर जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं। एयर लेयरिंग में सेम ऐसा ही होता है दोस्तों। तो उसी प्रकार से अपना जो साधारण लेयरिंग पड़ा, उसी के अंदर इस पौधे की शाखा के अंदर भोजन था, यहाँ से भोजन नीचे नहीं जा पाया और यहाँ पर जड़ें उत्पन्न करने का कार्य प्रारंभ हो गया। इसको साधारण दाब के नाम से दोस्तों जाना जाता है। कुछ इस प्रकार से, जैसे सेकंड वाले प्लांट में अपने को अगर शाखा काफी लचीली है तो पास में एक स्टिक रोप के और यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर छाल उतार देते हैं और इसको क्या जमीन में लगा देते हैं। ये साधारण दाब का चित्र हो गया। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं आगे की तरफ सीड्स दाब या टिप लेयरिंग। मतलब पौधे की जो शाखा है उसका अगला सिरा, उसका क्या करते हैं अपन, वो 2.5 सेंटीमीटर के अंदर से मतलब कटान लगा के छाल उतार देते हैं और फिर इसको क्या कर देते हैं अपन, मिट्टी में दबा देते हैं। थोड़े दिनों में आप देखोगे तो इसमें भी जड़ें विकसित हो जाएंगी और इसको अपन यहाँ से काट के नए पौधे के रूप में लगा सकते हैं दोस्तों, स्वतंत्र पौधे के रूप में लगा सकते हैं। ये ज्यादातर ब्लैकबेरी, चंपा और ये चमेली और रसबेरी के अंदर किया जाता है दोस्तों। ब्लैकबेरी, चमेली और रसबेरी के अंदर ये प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। इसी प्रकार अपन आगे देखते हैं कंपाउंड लेयरिंग या सर्पाकार दाब के नाम से इसको जाना जाता है। ये स्ट्रॉबेरी, मोगरा और चमेली आदि में किया जाता है। क्या करते हैं दोस्तों अपन सर्पाकार दाब में, पौधे की एक शाखा को लेते हैं और उसे 2-3 बार मर्दा के अंदर दबा देते हैं अलग अलग जगह से। जैसे मान लीजिए एक जगह यहाँ से दबा दिया, एक जगह यहाँ से दबा दिया, एक जगह यहाँ से। ये एक ही टहनी आ रही थी, लेकिन इसमें भी क्या वही 2.5 सेंटीमीटर आकार का आपको क्या उतारना है, छिलका उतार कर पौधे को, मतलब ऐसे में छाल, इसको पूरी टहनी को मिट्टी में दबाना है। थोड़े दिन बाद में आप देखेंगे तो इसमें से जड़ें विकसित होना प्रारंभ हो जाएगी। तो एक एक प्लांट को सेप्टर स्वतंत्र, मतलब यहाँ से काट के अलग पौधे के रूप में प्रत्यारोपित आप कर सकते हैं। तो इसे कंपाउंड लेयरिंग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपन दोस्तों माउंट लेयरिंग या ट्रेंच लेयरिंग या खाई विधि की। तो इसमें क्या करते हैं, पौधे की किसी भी शाखा को लेकर एक खाई के अंदर दबा दिया जाता है। जैसा कि इस शाखा को लिया और एक खाई के अंदर दबा दिया। इसमें क्या होगा, थोड़े दिनों बाद में अलग अलग जगह से जहां पर इसकी कलिकाएं थी, उन कलिकाओं से नए पौधे क्या हो जाएगा दोस्तों, फुटान हो जाएगा। इन प्रत्येक पौधों को सेपरेट काट के अपना अलग अलग पौधे के रूप में प्रत्यारोपित कर देंगे दोस्तों। इसे क्या कहते हैं, ट्रेंच दाब कहते हैं। ये सेब, नाशपाती और आड़ू में किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे की तरफ है माउंट लेयरिंग या स्टोलिंग दाब। माउंट लेयरिंग, इसको ढेरी दाब के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ढेरी दाब के नाम से कैसे जाना जाता है, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, उसको धरातल से 2.5-3 सेंटीमीटर ऊपर से काट देते हैं अपन। काट दिया, उसके बाद में क्या करते हैं अपन, धरातल से काटने के बाद इसके ऊपर मिट्टी की ढेरी चढ़ा देते हैं। आप थोड़े दिनों बाद में देखेंगे तो इसमें नए क्या जैसे शाखाएं निकलना प्रारंभ होंगी। आप क्या करेंगे, इन शाखाओं का यहाँ से क्या करेंगे, छिलका उतारेंगे। वही 2.5 सेंटीमीटर का कटान लगा के छिलका उतार लिया और फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर और अपने को क्या चढ़ानी है, मिट्टी चढ़ानी है। मिट्टी चढ़ा दी, उसके बाद में जब ये जड़ें विकसित हो जाती हैं इनमें 45 से 60 दिन के भीतर, तो इनको अपन सेपरेट काट के अलग अलग पौधे के रूप में प्रत्यारोपित कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो जाती है आपकी माउंट लेयरिंग या ढेरी दाब, जिसको मिट्टी चढ़ाने, मतलब मिट्टी चढ़ाते हैं तो इसको ढेरी दाब के नाम से जाना जाता है। और ये मुख्य रूप से जैसे कि अमरूद में की जाती है दोस्तों। आप अमरूद में इसका प्रवर्धन कर सकते हैं। अमरूद के प्रवर्धन की काफ़ी अच्छी विधि मानी जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों गुट्ठी दाब या एयर लेयरिंग की। गुट्ठी दाब और एयर लेयरिंग की जहाँ तक बात आती है तो इसका नाम चाइनीज लेयरिंग या मार्कोटेज लेयरिंग के नाम से इसको दोस्तों जाना जाता है, या इसको हवाई दाब के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपको इस चित्र में दिख रहा होगा, मैं एक सेपरेट चित्र और बनाता हूं दोस्तों। इसका सेपरेट चित्र इस प्रकार से, जैसे कि ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, इसकी इस शाखा को अपन ने सेलेक्ट किया है और इस शाखा को सेलेक्ट करके इसका अपन ने 2.5 सेंटीमीटर यहाँ से कटान से क्या कर दिया दोस्तों, छिलका उतार दिया। छिलका उतारने के बाद यहाँ पर मोस घास, गोबर, मिट्टी का मिश्रण यहाँ पर बांध देते हैं अपन। और इसको क्या रखते हैं अपन, ज़्यादातर गीला रखते हैं या स्पेगनम घास बांध देते हैं।
थोड़े दिनों बाद में इसमें क्या हो जाती हैं, जड़ें विकसित हो जाती हैं, और जड़ें विकसित होने के बाद में क्या होगा, इसको अपन काट के और सेपरेट पौधे के रूप में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये दाब का चैप्टर कंप्लीट। आगे दोस्तों अपन पढ़ेंगे कलिकाइन के बारे में।